नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सतना जिले की चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र के मझगवा के पास मिचकुरिन गांव से जन आशीर्वाद यात्रा की आज शुरुआत कर दी। जेपी नड्डा ने कहा कि बीजेपी के शासनकाल में मध्य प्रदेश उत्तम प्रदेश बन रहा है। अपने संबोधन में उन्होंने कांग्रेस पर जमकर बड़े हमले भी किए। रिपोर्ट देखिए। चित्रकूट से बीजेपी का चुनावी शंखनाद, चाहिए जनता का आशीर्वाद, मायावी वादों से बचना है, वो कहते हैं हम करके दिखाते हैं। 23 का संग्राम, 24 पर घमासान। 2023 के चुनावी महासंग्राम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जन आशीर्वाद यात्रा का शंखनाद किया। जन आशीर्वाद यात्रा का भगवान राम की नगरी चित्रकूट से आगाज हुआ। ये यात्रा 19 दिनों तक 13 जिलों में 2345 किलोमीटर का रास्ता तय करेगी। अपने संबोधन में जेपी नड्डा ने कहा कि 20 साल पहले मध्य प्रदेश कैसा था, आज 20 साल बाद ये कैसा है। इस दौरान बीजेपी के विकास के संकल्प ने कितना परिवर्तन किया, यही बताने के लिए जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। मित्रों, अभी कुछ दिन पहले भारत के यशस्वी गृह मंत्री ने एक रिपोर्ट कार्ड आप सबके सामने, मध्य प्रदेश की जनता के सामने रखा था। उस रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से हम जनता को यह बताने जाएंगे कि कैसे 20 साल पहले का मध्य प्रदेश था और कैसे आज 20 साल के बाद मध्य प्रदेश का परिवर्तन हुआ है। नड्डा ने 15 महीने की कमलनाथ सरकार पर भी हमला बोला। नड्डा ने कहा कि कमलनाथ की सरकार भ्रष्टाचार की सरकार थी। बीजेपी ने विकास किया तो कांग्रेस ने विनाश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। शिवराज जी ने जहां इसका विकास किया, बीजेपी की सरकारों ने जहां इसका विकास किया, वहीं विनाश करने में कांग्रेस की सरकारों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। आपको याद है ना, कमलनाथ का करप्टनाथ की सरकार याद है आपको? आपको याद है कि नहीं है? आपको याद है कि नहीं है कि कमलनाथ की सरकार भ्रष्टाचार से युक्त सरकार थी? आपको ऐसी सरकार चाहिए क्या? बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कांग्रेस पर हमला करने के साथ ही जनता से जीत का आशीर्वाद मांगा। नड्डा ने कहा कि 2023 में दिसंबर में आशीर्वाद देकर मध्य प्रदेश में बीजेपी को जिताएं और फिर 2024 में मोदी जी को आशीर्वाद दें। और मित्रों, आपने 2023 के दिसंबर में मध्य प्रदेश में आशीर्वाद देना और 2024 के मई में मोदी जी को आप फिर से आशीर्वाद देंगे और भारत दुनिया की तीसरी आर्थिक महाशक्ति बन करके आएगा। ये हमारी गारंटी, ये प्रधानमंत्री जी की गारंटी है। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज सिंह ने भी कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। शिवराज सिंह ने कहा, कांग्रेस भ्रम फैलाएगी, झूठ बोलेगी, लेकिन कांग्रेस के मायावी वादों में जनता ना आए। कांग्रेस सिर्फ कहती है, हम करके दिखाते हैं। कांग्रेस गंदगी फैला रही है, गंदे गंदे आरोप लगाएगी। उनके पास और कोई बात चीज नहीं है, भ्रम फैलाने की कोशिश करेगी। लेकिन कांग्रेस के मायावी वादों में मत आना। पहले 900 वादे किए थे, एक पूरा नहीं किया, अब फिर हमें पटियाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे वो कहते हैं, हम तो करके दे देते हैं। उधर कांग्रेस ने बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा पर तंज कसा है। प्रदेश प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि सरकार किसके लिए जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है। पूरा प्रदेश त्रस्त है। प्रदेश में अपराध और भ्रष्टाचार का बोलबाला है और सरकार वोट मांगने में लगी हुई है। मध्य प्रदेश में भाजपा टूट रही है। शिवराज सिंह चौहान पैनिक मोड में हैं। क्रैकिंग, डिसइंटेग्रेटिंग एंड ब्रेकिंग, ये अंग्रेजी के 3 लफ्ज हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के साथ हो रहा है।
इसलिए आनन फानन में प्रदेश की संपत्ति कर्ज में गिरवी रखकर कुछ भी घोषणा करे जा रहे हैं, जो उन्हें भी मालूम है कि 2 महीने से ज्यादा वो चला नहीं सकते। बीजेपी पहली बार मध्य प्रदेश में एक साथ 5 यात्राएं निकाल रही है। पहले चरण की यात्रा सतना जिले के चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र के मझगवा के पास मिचकुरिन गांव से शुरू हुई। पहले अमित शाह और अब जेपी नड्डा ने यहां चुनावी माहौल को चार्ज कर दिया है। इससे साफ है कि मध्य प्रदेश बीजेपी के लिए कितना अहम है। राज्य में सरकार बीजेपी की है, उसे रिटेन करना एक चुनौती है। फिर लोकसभा की 29 में से 28 सीटें भी बीजेपी के ही पास है। 2024 का संग्राम जीतने के लिए मध्य प्रदेश की ये 29 सीटें बड़ी भूमिका निभा सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो खास बात यह है कि ये यात्रा जो शुरू की गई है, इस यात्रा से शंखनाद 2023 के लिए तो हो ही गया, लेकिन 24 के लिए भी आपने सुना होगा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने, जेपी नड्डा ने साफ तौर पर कह दिया है कि अब केवल 2023 नहीं 2024 में भी आप सरकार बनवाइए और मोदी जी को बहुमत में लेकर आइए। ये यात्रा जो है अब शुरू हो चुकी है, अलग अलग जगहों से निकलने भी वाली है। स्वदेश शर्मा कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ आज चर्चा के लिए मौजूद हैं, गोविंद मालू साहब बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं और सरमन नकेले जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मालू साहब, मैं आप ही के पास आता हूं। ये यात्रा आप निकाल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस निशाना साध रही है। कांग्रेस कह रही है कि हालात प्रदेश के इतने खराब हैं, उसके बावजूद आप यात्रा निकाल रहे हैं और जो आप या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है वो जो घोषणाएं कर रहे हैं वो ज्यादा दिन तक टिकने भी नहीं वाली है। अरे हालत खराब तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी की है। उनको लगता है कि हमारे हालत खराब है तो पूरा प्रदेश, पूरा विश्व में खराबी है। हालत अच्छी है, हमने काम किया है, तभी हम बार बार जाते हैं। ये निकाले यात्रा, ये ले जाए मनमोहन सिंह जी को, दिग्विजय सिंह को अपना 2 रथ बनाए और उनमें घुमाए। मैं इनको चुनौती देता हूँ, पूरे मध्य प्रदेश में घूमना चाहिए। तो इनके मॉडल आइकॉन हैं जिन्होंने यहाँ राज किया 10 साल, उन्होंने 10 साल केंद्र में राज किया। ऐसे कई सारे लोगों की ये यात्रा निकाले। यात्रा वही निकाल सकता है जिसने कुछ किया हो, जो करने का मुद्दा रखता हो और जो कहा हो वो किया हो। इसलिए हमने डिलीवर किया है, हमने जनता से जो बात कही उसको पूरा किया है और आज भी हम वादे से ज्यादा पूरा करने की स्थिति में आए हैं। इन्होंने तो गरीबी हटाओ से कर्ज माफी तक जितने भी वादे किए सब जनता को छला है, उसके साथ कपट किया है, उसके साथ धोखाधड़ी की है। सब दूर जहां पर चुन के आते हैं वहां बेरोजगारी भत्ते की बात करते और देते नहीं है और फिर बोलते हैं हमने तो वादा ही नहीं किया था। इस तरह के झूठ फरेब ये करने वाले लोग यात्रा नहीं निकाल सकते, जनता से आंखें चार नहीं कर सकते। तो आंखें चुराना ही बेहतर समझते हो। हम लोग जनता से आंखें चार करते क्योंकि हमने काम किया है, हम अपनी बैलेंस शीट लेके जा रहे हैं। जनता हमारे उसमें उमड़ती है, आती है और देखती कि हम जो कह रहे हैं उस पर तालियां बजती है। आगे की हम रूपरेखा रखते हैं, आगे का हमारा फ्यूचर प्लान रखते हैं, हमारा विजन प्लान रखते हैं कि हम ये करने वाले हैं। हमारा क्या विजन है 2035 तक का, हम वो बताते हैं। हम भविष्य को भी देखते हैं, वर्तमान को भी देखते हैं और भूतकाल की भी बात करते हैं। इसलिए हम ये जनमेदिनी हमारी यात्रा में आती है। अगर यात्रा निकालो लोग नहीं आए तो हम यात्रा क्यों निकालने लगे? हमें मालूम है कि जनता हमारे साथ है, कांग्रेस के साथ नहीं। कांग्रेस के साथ होती तो वो भी यात्रा निकालते। एक यात्रा निकाल के देखें, उनको तो पश्चाताप यात्रा, प्रायश्चित यात्रा निकालनी चाहिए ताकि जो 60 साल में उन्होंने देश को छला, देश के लोगों को छला है, देश को लूटा है, जो कपट किया है, अत्याचार किया है, उस पर वो कुछ अपने पाप कर्मों पर कुछ पश्चाताप करे, माफी मांगे। इसलिए और हम जो जा रहे हैं, हम जा रहे हैं हमारी योजना लेकर। हमने जो काम किया हम उसका विगत बता रहे हैं। हमारे नड्डा जी आए, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो भी वही बात कर रहे हैं, विकास की, दूसरी कोई बात नहीं कर रहे हैं। ये लोग जाते हैं, ये उल्टी ये बातें करते हैं। दूसरी स्वदेश शर्मा जी से पूछ लेते हैं कि इतना तंज क्यों कसा जा रहा है? स्वदेश जी, क्या वजह है? बीजेपी कह रही है कि हमने जो काम किया वो लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और जनता ही जब फैसला करने वाली है तो फिर तंज कसने की जरूरत क्या? जनता तो सब जान भी रही है। आप ही लोग कहते हैं कि जनता सब जानती समझती है। देखिए, हाँ बिल्कुल, अगर जनता जानती है, इन्होंने कुछ विकास किया होता तो आज से 4 महीने पहले जो विकास यात्रा निकाली गई थी
भाजपा की ओर से, सरकार की ओर से। उनके 160 विधायकों को जनता ने खदेड़ के बैरंग वापस कर दिया। आज जन आशीर्वाद यात्रा की ये बात कर रहे हैं। जो जन आशीर्वाद यात्रा पहले उसका मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी नेतृत्व किया करते थे, हमेशा निकाली इन्होंने। आज मैं समझता हूँ उसका पंचनामा हो गया और 5-5 जगह से अलग अलग लोग नेतृत्व कर रहे हैं। और आज हमने देखा कि तुलसी सिलावट जी को किसानों ने पानी के नाम पर घेर लिया, यात्रा को आगे नहीं बढ़ने दी। आपकी मीडिया में भी चला होगा। मैं समझता हूँ एक ऐसे शख्सियत की भी बात कर रहा हूँ यहाँ, उमा भारती जी, जिन्होंने अपनी मेहनत करके, अपनी मेहनत की दम पर कांग्रेस से सत्ता लेकर सत्ता की चाबी भाजपा को सौंपी थी। आज उनका खुद का बयान भी आया कि जन आशीर्वाद यात्रा में मुझे पूछा ही नहीं गया है। मैं समझता हूँ शिवराज, महाराज और नाराज, 3 गुटों में बटी भाजपा, इनका देवतुल्य कार्यकर्ता इनसे कोसों दूर जा चुका है। कल ही हमारे यहाँ एक उत्सव जैसा माहौल था। भाजपा के विधायक, अगर इन्होंने विकास किया होता, अगर इन्होंने 50% कमीशन न लिया होता, अगर इन्होंने लोगों को रोजगार दिया होता, तो फिर एक विधायक, सत्ता दल का एक विधायक कांग्रेस में शामिल नहीं होता। मैं समझता हूँ पूर्व मंत्री शामिल नहीं होते, पूर्व विधायक शामिल ना होते, 8-8 लोग कल शामिल हुए। मैं समझता हूँ उनके साथ हजारों का काफिला था। राजधानी पूरी भोपाल की अगर बात करें तो चक्का जाम जैसी स्थिति थी। और आज भी देखें, भाजपा के कार्यालय में जाकर देख लीजिए और कांग्रेस के कार्यालय पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब की जो भाषा शैली है, जो बॉडी लैंग्वेज है, मैं समझता हूँ इसको तो मुझे क्या सबको आपत्ति लेना चाहिए। मैंने उनकी बाइट सुनी, इतने गलत आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग उन्होंने माननीय कमलनाथ जी के प्रति किया, जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक माननीय कमलनाथ जी के प्रति इस तरह के शब्दों का उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि ये बौखलाहट है, ये घबराहट है। क्योंकि उन्हें पता है कि अब अल्पायु की सरकार है, 2 महीने सरकार रह गए हैं। अब ये कितने भी लुभावनी बातें कर ले, कुछ भी कर ले, 2 महीने में क्या कर लेंगे? ठीक है, आप बताइए। मतलब आप तो खुश हैं ना? आप कह रहे हैं कि भाई यही तो कांग्रेस भी यही चाहती है। आप कह रहे हैं कि भाई तुलसी सिलावट का विरोध हो गया, तमाम तरीके से आपने उस यात्रा में खामियां निकाल दी। आपने उमा भारती का भी जिक्र किया। पूछ लेते हैं ना मालू साहब से। मालू साहब, उमा भारती का दर्द भी सामने आया। दूसरा, मैं आपसे यह भी समझना चाह रहा हूं कि आज हमने सुना जेपी नड्डा को, उन्होंने ये कहा कि हम 20 साल पहले का मध्य प्रदेश बताएंगे और 20 साल में क्या हुआ ये बताएंगे। किसको बताएंगे? कहीं बाहर जाएं तो बताएं? प्रदेश की जनता तो यहीं रहती है ना, वो तो देख रही है ना, तो उसको क्या बताना है? उसको ये बताना है कि ये जो आए हैं 15 महीने के सरकार में, फिर आए लौटकर, फिर वही काम किया जो 20 साल पहले किया था। हम ये बताएंगे कि ये बीमारू मध्य प्रदेश से हमने विकासशील मध्य प्रदेश के लिए सिलसिलेवार क्या क्या काम किया। हम यही बताने तो जा रहे हैं। हम हमारी बैलेंस शीट लेके जा रहे हैं, भाई हमने काम किया है, जनता उसको एक्सेप्ट नहीं, तो ये बताने की आवश्यकता क्यों है? ये मैं पूछ रहा हूँ। सुनिए, हम इसलिए जा रहे हैं, ये बीमारू मध्य प्रदेश, ठीक है, उसके लिए हमारा जो प्लान है, हमारा जो भविष्य में हम, और ये दूसरी बात, हमारी पार्टी की चिंता ये क्यों कर रहे हैं? हमारे कार्यालय में कितने लोग हैं, नहीं है? आप आ रहे थे क्या ज्वाइन करने? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को ये स्पेंड फोर्स, जिनको हमने, हमारे यहाँ कोई जिनकी कोई उपयोगिता नहीं है, आप उनको ले जाओ, तो आप अपने घर सजाओ, तो दूसरों के दीपक से अपने घर कंगूरे सजाओगे। आप क्या कार्यकर्ता नहीं है? तो आप यहाँ के लोगों से बड़े खुश हो रहे हैं कि वो आ गए हमारे साथ। अरे भाई, हमें टिकट नहीं दे रहे हैं, क्या करेंगे? आप उनको ले रहे हैं, जो पराजित होने वाले उनको ले रहे हैं, और आप समझ रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, सर को भी इसमें शामिल कर लेते हैं इस चर्चा में। ठीक है, सुनिए तो सही, एक एक करके बोलेंगे। सरमन सर को भी इसमें शामिल कर लेते हैं इस चर्चा में। सरमन सर, अभी तक की जो चर्चा हुई, बीजेपी कांग्रेस दोनों का आपने सुना है। यात्रा शुरू हो गई है, चुनाव है, यात्रा निकाली भी जाती है, तमाम तरीके से वादे और पुरानी चीजें याद भी दिलाई जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक तरफ तो कुछ नेता रूठे हुए हैं यात्रा को लेकर, उमा भारती का आज हमने सुना ही, और दूसरी तरफ ये कहा जाना है कि हम 20 साल पहले, सवाल ये है कि जनता जो प्रदेश में रहती है उसको क्या याद दिलाने की कोशिश है? उसको क्या वाकई में याद दिलाने की जरूरत है? देखिए माननीय पुनीत जी, ये जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्र के गृह मंत्री अमित शाह जी ने जब मध्य प्रदेश सरकार का 20 साल का रिपोर्ट कार्ड जारी किया था, तो उस समय से ये बात स्पष्ट हो चुकी थी कि जनता को ये बताना है, उस जनता को बताना है
क्योंकि 20 वर्षों के दौरान में एक बदलाव हो चुका। 2 दशक जो है ना बहुत बड़े होते हैं। बहुत सारे लोग इस दुनिया में नहीं रहे होंगे। जो बच्चे थे वो वोटर हो गए, जो वोटर थे वो अधेड़ हो गए। कुल मिलाकर एक पीढ़ियों का बदलाव हो चुका है। तो वो पीढ़ियों को बताना इनके अपने दल की और अपनी सरकार की अपनी मजबूरी है, बताना भी चाहिए। राजनीतिक दलों का कामकाज भी यही है और ये उपक्रम करना राजनीतिक दलों के लिए उचित भी है। देखिए, अभी जो जन आशीर्वाद यात्रा के संदर्भ में जितना भी चीजें जो डिबेट्स में आपके माध्यम से भी जो चीजें निकल कर आ रही हैं, देखिए इसमें 2-3 संदर्भ में देना चाहूंगा माननीय पुनीत जी कि अभी ये बात आ रही है कि हमने विकसित राज्य बना दिया और पहले 2003 में ये था, अब इतना हो चुका है। तो देखिए तब और अब की जो तुलना हो रही है, तो मैं 2 संदर्भ देना चाहूँ कि 2003 में जो मध्य प्रदेश विधानसभा में जो मौजूदा जो विधायकों की संख्या थी, उस समय सामान्य वर्ग के 148 थे, 155 थे। अब सामान्य वर्ग के 148 है। पहले SC/ST की सीटें कुछ और थी, अब कुछ और है। पहले मतदाता 2003 में 3,79,00,000 थे, अब मतदाता 5,43,00,000 से अधिक हैं। तो और इस समय मध्य प्रदेश का जो जनसंख्या है वो लगभग 9 करोड़ है। तो आपको उन सारी चीजों को भी बताना चाहिए आम नागरिक को कि ये स्थिति है। विकास की बात तो आपको करना है, वो आपके लिए वाजिब भी है। अब जहां तक जो विरोधी स्वर की बात है, और आपने भी कहा कि जनता तो यही मौजूद है, उमा भारती का भी जिक्र आया और बाकी भी। तो देखिए जहां तक मैंने जो समझा है कि इन्होंने जो 5 यात्राएं क्यों निकाली हैं, वो इसलिए निकाली है कि, और इन्होंने जो चीफ मिनिस्टर का फेस क्यों नहीं रखा, उसके पीछे मैं कुछ कारण बताना चाहूंगा। देखिए पहला तो ये है यात्राओं निकालने के पीछे इनका ये मनसा है कि जो हमारे जो ग्राउंड पर या जो छोटे बड़े कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, पदाधिकारी हैं, वो किसी ना किसी कारण से रूठे हैं, उनको मनाना है, जनता का फीडबैक लेना है, कार्यकर्ताओं को काम से लगाना है, उनका सम्मान करना है और जो जिस तरह की उनको जो उनकी अपेक्षाएं उनको पूरा करना है। हर किसी को टिकट तो मिल नहीं सकता है, तो एक तरह से फीडबैक लेने का और रूठों को मनाने का काम है। दूसरा, जो मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया है, उसके पीछे मेरा ये अनुमान है कि यदि मध्य प्रदेश जैसा कि 2008 में, 13 में, 18 में अनाउंसमेंट हुआ था और वो चेहरे थे जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान, और जन आशीर्वाद यात्रा के जनक भी शिवराज सिंह चौहान ही हैं। उन्होंने 2008 में इसकी परंपरा चालू की थी। हाँ। तो अब चूंकि चेहरा इसलिए सामने नहीं रखा है, जहां तक मैं समझता हूं कि यदि उनका चेहरा रखते तो बाकी लोगों में अलगाव या नाराजगी का स्तर बहुत बढ़ जाता है। जैसे सिंधिया जी का भी काम आप कह रहे हैं कि इस यात्रा के जरिए नब्ज टटोलने का भी काम किया जाएगा, ये भी आपका कहना है। कुल मिलाकर ओवरऑल देखा जाए तो समझा जाएगा, कार्यकर्ताओं का मूड, सारी चीजें देखी जाएगी, सबको एका करने की भी जरूरत है। मालू साहब, एक बात का जवाब आपकी तरफ से नहीं आया। उमा भारती जो है वो नाराज हैं। उमा भारती ने कहा कि भाई जीत तो मैंने भी दिलाई थी, फिर सिंधिया ने भी सत्ता दिला दी, और मैं वैसे तो मुझे बुआ वो बोलते हैं, बहुत प्यार है, बहुत स्नेह है, बुला नहीं रहे हैं। तकलीफ तो होती है, अगर प्रचार के लिए बुलाएंगे तो प्रचार के लिए जाऊंगी, लेकिन यहां नहीं बुलाया, ये अच्छा थोड़ी लगता है। देखिए, उमा जी हमारे नेता हैं, मार्गदर्शक हैं, और हर व्यक्ति को हर जगह पर, विक्रम वर्मा जी भी हमारे बहुत पुराने नेता हैं, मोदी जी भी, ऐसे कई लोग हैं, लेकिन जहां पर अपेक्षित जो होते हैं उनको बुलाया जाता है। उमा जी को भी जहां जरूरत पड़ती है वो बुलाते हैं, जहां अगली यात्रा में जरूरत होगी वो बुलाएंगे। देखिए ये पार्टी तय करती है किसको कहां पर बुलाना है, कहां पर तय करना है। उमा भारती नहीं समझ रही है इस बात को कि पार्टी तय करती है, ये सब सार्वजनिक रूप से बयानबाजी कर देना, ये मतलब मैं ये मालू साहब आप भी बहुत पहले से हम लोग चर्चा करते हैं। मैं ये आपसे बस समझना चाह रहा हूं कि उमा भारती तो बहुत वरिष्ठ हैं, वो बहुत अच्छी तरीके से चीजों को जानती भी हैं, उनके बयान के मायने तो होंगे ना, वो कुछ तो मैसेज पहुंचाना चाह रही हैं। पहुंच गया पार्टी तक। मैं आपको बता, मेरी बात भी तो सुनिए। उनको हो सकता है कि कुछ गलतफहमी हुई हो, लेकिन उनकी हमेशा आंतरिक उपयोगिता है। उनको लगातार चुनाव में पहले भी बुलाते रहे हैं, आगे जहां पर उनकी संगठन तय करेगा वहां पर वो जाती हैं, मिलती हैं। उस दिन भी कार्यालय में जो बैठक थी उसमें उमा जी को निमंत्रित किया था, वो आई थी, उनको सम्मान के साथ बिठाया था। उनका थोड़ी देर रुकी, उसके बाद में उनको जाना था, चली गई। देखिए, हम उनका सम्मान करते हैं, पूरी पार्टी सम्मान करती है, और उमा जी की अपेक्षा का कोई कारण नहीं है। हो सकता है कि उन्होंने कुछ ऐसा कुछ विचार व्यक्त किया हो, लेकिन पार्टी ने कभी किसी की उपेक्षा नहीं की। और हम जिस नेता की जहां पर
ठीक है, उपयोगिता है। आपने कहा वहाँ पर वो नेता सबसे हैं, वो बड़ा- हमारी मार्गदर्शक हैं। अब मार्गदर्शक और नेता में बीजेपी में थोड़ा सा डिफरेंस जरूर हो जाता है कि मार्गदर्शक अलग हो जाता है, कैटेगराइज भी तो कर दिया आप लोगों ने। खैर स्वदेश जी, मैं आपके पास आता हूं। अगर बीजेपी ये सारी चीजें लेकर जा रही है और जनता के बीच बताने की कोशिश कर रही है, कांग्रेस को किस बात की टेंशन है? क्योंकि कांग्रेस तो कह रही है कि साहब हमारे यहां तो कल भीड़ लगी हुई थी, बहुत सारे लोग आ गए, फिर क्यों दर्द है? देखिए, दर्द बिल्कुल नहीं है। दर्द सिर्फ इस बात का दर्द है कि आप बताइए कोई एक घोटाला किया हो, तो पटवारी से लेकर व्यापक तो विश्व लेवल का घोटाला था। पटवारी घोटाला, लगभग 13 भर्तियों में घोटाला। मैं समझता हूँ घोटाला उस घोटाला यार कुछ है ही नहीं। मैं समझू अगर सिंचाई व्यवस्था की बात करें तो कारम डैम में घोटाला। अब हम बात करें खरीद फरोख्त की बात करें तो 44,000 का शेड्यूलाइट आप 5 लाख में खरीद देते हो। कुल मिलाकर के ये 50% कमीशन वाला, कमीशन की जो राशि, मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ। और आपके यहाँ सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आपने अभी कहा कि हमारी मार्गदर्शक है, लाल कृष्ण आडवाणी जैसी मार्गदर्शक हो गई अब आपके लिए। अब मुरली मनोहर जोशी जैसी मार्गदर्शक हो गई है। अब उमा भारती को आपने दरकिनार कर दिया। मतलब आपने मान लिया कि उमा भारती का नहीं, लेकिन एक चीज स्वदेश जी मैं आपसे भी पूछना चाह रहा हूँ। स्वदेश जी मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रहा हूँ। आप आरोप लगा रहे हैं, आप ये भी कह रहे हैं कि भीड़ लगी थी हमारे यहाँ। वो जो भीड़ लगी थी, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एक पोस्टर भी लगाया था, उसकी भी तो बात करिए। भ्रष्टाचार का एक भी आरोप सिद्ध कर देंगे तो मैं आपको इस चैनल पे बोल रहा हूँ। मैं बोल अरे आप नहीं जाएंगे। अगर मैं सुनो तो अगर आप खानदानी व्यक्ति हैं तो मैं कह रहा हूँ, मैं खुद मैंने 50% कमीशन दिया है इरिगेशन विभाग में। मैंने दिया है आपके उच्च अधिकारियों को 2009 में इरिगेशन विभाग में। मैं कह रहा हूँ अपने दावे के साथ मेरे खिलाफ चलिए, तो यही देखिए, ये जो तस्वीर आखिर में चर्चा के आखिर में बनी है, यही तस्वीर प्रदेश में भी नजर आने वाली है। चुनाव सामने है, दोनों एक दूसरे के सामने ताल ठोकते नजर आएंगे, अपने अपने दावे करते नजर आएंगे, अपनी अपनी बातें करते नजर आएंगे, वादे भी करते नजर आएंगे। जनता को फैसला करना है। बहरहाल यात्रा की शुरुआत बीजेपी की तरफ से हो चुकी है। अब देखना होगा कि अगला फेज शुरू, क्योंकि 5 यात्राएं अलग अलग जगहों से निकलने जा रही है। कांग्रेस कैसे इसका जवाब देती है, यह भी बहुत देखना दिलचस्प होने वाला है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए, और इसी के साथ आज की इस चर्चा में इतना ही। नमस्कार।